गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज हम लोग जो क्लास 10th में फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम था लाइट, प्रकाश। तो क्लास 10th लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये आज का हमारा वीडियो नंबर 3 है। पिछली क्लास तक लाइट में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की डेफिनेशन बनाई। आपको प्यारे बच्चों ये भी बताया था कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मेनली आपको दिखाया था मैंने फिगर बना के कि परावर्तन 2 प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 टाइप का रहता है। एक रिफ्लेक्शन का नाम रखा गया था रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, और एक टाइप के जो रिफ्लेक्शन था उसका नाम था इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। अब इनमें दोनों में से हमें क्लास 10th में कौन सा रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो क्लास 10th है उसमें आपको केवल और केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन ही स्टडी करना है, केवल नियमित परावर्तन ही आपको पढ़ाई करनी है। अनियमित परावर्तन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब और हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको ये वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, मैं एक बार याद दिला दूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता था। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होती थी, लाइट सोर्स से लाइट उस पर आती थी, एक निश्चित पैटर्न से लाइट आती थी, और ये सतह क्या करती थी, ये सरफेस क्या करती थी, उस लाइट को जिस पैटर्न की लाइट सोर्स से आई है सेम पैटर्न यहाँ से वो वापस कर देती थी। तो जब सेम पैटर्न वो वापस कर देगी तो क्योंकि वो पैटर्न सोर्स का था, इसने केवल वापस कर दिया है, इसलिए हम यहाँ से देखते थे तो हमको लाइट का सोर्स दिखता था। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता था, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट सोर्स से लाइट का एक पैटर्न आता था, ये सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेती थी, फिर ये उसको अपने अंदर से भेजती थी, वापस भेजती थी। लेकिन जब वापस भेजती थी सरफेस तो वो उसका पैटर्न चेंज कर देती थी। अब पैटर्न अगर चेंज कर देगी, डिज़ाइन अगर चेंज कर देगी तो हमें सोर्स नहीं दिखेगा बल्कि हमें सरफेस दिखना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन ही स्टडी करना है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप परावर्तन के बारे में आ गए। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये भी प्यारे बच्चों पढ़ा था, ये भी हमने आपको बताया था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होगा उस सरफेस का नाम रखते हैं हम लोग मिरर। क्योंकि हम बार बार रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए बार बार ये नाम रेगुलर सरफेस, रेगुलर, या उसी का नाम आपको ध्यान होगा कि रखा गया था ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। तो जिस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, नियमित परावर्तन होता है, उस सरफेस को हम वैसे तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कहते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कहना ये एक बड़ा नाम है, लंबा सा नाम है, तो हम बार बार इतना लंबा नाम नहीं लेना चाहते हैं। साइंस में हम हर चीज़ का कन्वीनियंस चाहते हैं, साइंस में हम हर चीज़ की सुविधा चाहते हैं। तो जिस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस को ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कहा जाता है। पर क्योंकि ये नाम बड़ा पड़ता है तो हमने ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का एक और नाम बनाया, मिरर। बस इतना छोटा सा नाम, और जिसे प्यारे बच्चों आप हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। तो आप हमेशा याद रखें रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, तो आंसर है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। और मिरर क्या होती है, आंसर है मिरर होता है एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी, दिमाग में रहेगी। मैं लिख देता हूँ कि क्या हुआ था, इतनी जगह पर मैं पुरानी चीज़ आपको बता देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे बच्चों आप नियमित परावर्तन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन करने के लिए हमको जो सरफेस चाहिए ना, वो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ओके, अच्छा, इसी ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का दूसरा नाम बच्चों हमने क्या रखा है, इसी ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का दूसरा नाम हमने रखा है मिरर, जिसे हम हिंदी में
दर्पण भी कहते हैं। ये होता है। क्लियर? ओके। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्योंकि परावर्तन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब परावर्तन से रिलेटेड हम जो पढ़ना चाहते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परावर्तन से रिलेटेड, वो है परावर्तन के नियम। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। मैं बता देता हूं आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे। एक तो पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उनको समझेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार जो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाना अगर है आपको, तो आप देख रहे हैं वी नीड प्लेन, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। हमें ऑप्टिकली प्लेन सरफेस चाहिए, और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को ही हम क्या नाम रखा, मिरर। तो एक्चुअली ये मिरर कैसे बनते हैं, कैसे ऑप्टिकली प्लेन सरफेसेस बनाई जाती हैं जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकें, तो ये दो चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज बेटा हम परावर्तन के नियम यहाँ लिख रहे हैं, हेडिंग परावर्तन के नियम। ओके, परावर्तन के नियम, इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्यारे बच्चों केवल दो नियम हैं, और वो दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इन दोनों नियमों को बहुत पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में प्रथम नियम लिखेंगे। प्रथम नियम यानी कि जिसे आप बोलेंगे फर्स्ट लॉ। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। परावर्तन में मैंने एक फिगर बनाया था, इसको परावर्तक पृष्ठ बोला गया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पर ये अभिलंब बनाया गया था। एक तरफ से ऐसे लाइट रे आती थी और दूसरी तरफ से ऐसे परावर्तित होकर वापस लौट जाती थी। ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण इसको कहा गया था। और इधर जो किरण वापस लौट के चली जाती है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, इसको कहा जाता है नॉर्मल यानी कि अभिलंब। यहाँ पर दो कोण बने हुए आप देखते हैं, एक ये एंगल है जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है। आप सभी बच्चों को याद होगा, इसको हमने आपतन कोण नाम रखा था। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, इसका नाम हम रखते हैं परावर्तन कोण, और उसको हम आर सिंबल बनाते हैं, यानी कि उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण। ठीक है। तो आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहला नियम प्यारे बच्चों परावर्तन का ये रहेगा कि जो आपतन कोण होगा वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, या आप ये कह सकते हैं परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। ठीक है। ये पहला नियम बन जाएगा। कहने का मतलब यूँ कि जितना एंगल ये यहाँ बनेगा उतना ही एंगल ये यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए पहला नियम मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद इसमें जो भी समझना है उसको समझेंगे। परावर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। एक काम और करते हैं, परावर्तन कोण आपको याद होगा, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण, और आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन कोण यानी कि स्मॉल आर सदैव आपतन कोण मतलब आई के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है। मतलब इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। मतलब अगर बेटा ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी एंगल 30 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो वो भी 45 डिग्री होगा।
मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण के बराबर होता है और अच्छा होगा इसे अगर आप एक सिंबल दे दीजिए तो एंगल I विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। I मतलब आपतन कोण, R मतलब परावर्तन कोण। ओके, आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी कभी परावर्तन होता है, जब भी कभी परावर्तन होता है तो उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मैंने भी बताया अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री आ गया तो अपवर्तन कोण 45 हो जाएगा, नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। जब भी एंगल बनेंगे, आपतन कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा, कंपल्सरीली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा ही परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर आएगा। ओके, अच्छा दूसरा नियम बच्चों क्या है, तो यहां पर मैं अब द्वितीय नियम लिखता हूं। देखिए, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं सेकंड लॉ। तो देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपको बच्चों ध्यान होगा, इसका नाम आपतित किरण, इसका नाम परावर्तित किरण, और ये जो पॉइंट बेटा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आपको याद होगा तो ध्यान आ जाएगा कि इसका नाम हमने रखा था आपतन बिंदु। इसका नाम हमने क्या रखा था? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहा गया था। ठीक है, तो अब दूसरा लॉ जो बना वो इन्हीं पर बेस्ड बना, इन तीनों चीज़ों पर बेस्ड, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और ये अभिलंब को लेकर। तो थर्ड लॉ इन 3-4 चीज़ों पर बना, आपतित किरण, परावर्तित किरण भी आएगा उसमें, अभिलंब भी आएगा और आपतन बिंदु भी आएगा। क्या नियम होता है पहले मैं बताऊंगा, इसके बाद लिखेंगे और फिर उसको समझेंगे। परावर्तन का दूसरा नियम बच्चों होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब बनाया गया है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इस लॉ को हम नोट कर लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, ये बेटा परावर्तन का सेकंड लॉ है। क्या है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब बनाया गया है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेकंड लॉ होता है ना रिफ्लेक्शन का, इसको आप सभी लोग लिखते हो और इसको याद कर लेते हो, रट लेते हो, पर अधिकतर मैंने देखा है कि इसका मतलब स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा इसका क्या मतलब होता है। तीनों एक ही तल में होने का बउआ मतलब ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही प्लेन पर पड़ते हैं, एक ही प्लेन पर पड़ते हैं। बच्चों के मन में क्या भरा होता है कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है, बच्चों के मन में ये बना रहता है कि ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, उनको लगता है कि आपतित किरण भी इसी तल में आ रही है, परावर्तित किरण भी इसी तल में पड़ रही है आके, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है उसका नोक भी इसी तल में है। तो सभी बच्चों के मन में क्या गलत फहमी होती है,
पहले मैं वो बताऊंगा और इसके बाद उसको कैसे ठीक करना है और क्या सही है फिर वो बताऊंगा मैं आपको। तो अधिकतर बच्चे क्या सोचते रहते हैं, अधिकतर बच्चों के मन में ये होता है कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है जो यहाँ पर नीचे बना हुआ है। सबको ये लगता है कि ये आपतित किरण एक आ गई, फिर किरण परावर्तित हो गई और उसी बिंदु पर जो हमने आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा, ये उनको लगता है सब इस प्लेन में है, इस तल में है। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हालांकि ये लगता है मुझे भी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी तल में तो आके मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। तीनों को एक तल में होने का बेटा मतलब ये है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर मैं ये तल ले लेता हूं, अगर मैं ये तल ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेन है और ये उस प्लेन पर अभिलंब बना दिया हमने। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक तल है, एक प्लेन है, ये उस तल पर हमने, और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर चाहे आप इसको ऐसे पकड़ लेते हैं तो ये जो बॉर्डर है नीचे का, ये काम करेगा आपके परावर्तक तल का, ये परावर्तक तल का काम करेगा। अब सबसे पहले हमने परावर्तक तल पर क्या बनाया, परावर्तक तल पर हमने बनाया ये अभिलंब बना दिया, ठीक। अब इसी परावर्तक तल पर बेटा हमने ये आपतित किरण बनाई, ऐसे होके यहाँ से आपतित हो गई ये किरण, देखिए बेटा, ठीक है ना। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और इसी में मैं आपको तीसरी किरण दिखा रहा हूँ जो कि परावर्तित किरण है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तीन रेस जो आपको दिख रही हैं, ये परावर्तित किरण, अभिलंब और ये आपतित किरण। आप ध्यान से देखें, ये तीन की तीनों इसी तल को टच कर रही हैं बउआ, टच कर रही हैं। ये इसका मीनिंग होता है, सेकेंड लॉ का ये मीनिंग है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। नीचे वाले तल को आपको नहीं लेना है, परावर्तक तल की बात थोड़ी कर रहे हैं। जो तल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ही तल पर होते हैं, वो ये वाला प्लेन की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आपको रेड वाली आपतित किरण, उसके बगल में अभिलंब बना है और सबसे इधर साइड में बना हुआ है राइट साइड में आपका परावर्तित किरण, और तीनों देखिए बच्चों एक ही तल में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, हाँ अगर मैं ऐसा बना देता, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे इसको लेते हैं, ये हमने अभिलंब बनाया इसको, ये हमने आपतित किरण बना ली, ये अभिलंब और ये यहाँ पर आपतित किरण। अब देखो, अभी तक तो अभिलंब और आपतित किरण ही तल में है, परावर्तित किरण तो तल में है नहीं। अगर हम इसको ऐसा बना देंगे, ऐसी परावर्तित किरण होगी, तो ये अलाउ नहीं है प्यारे बच्चों। देखो, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, गलत है ये। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन पर आपतित किरण तल में है, अभिलंब भी इसी तल में है, लेकिन बेटा देखो परावर्तित किरण तो तल में नहीं है, वो तो तल से बाहर चली गई। ये कब तल में मानी जाएगी? जब ये भी इसी तल में ऐसे आ जाएगी। अब सही है ये। अगर ऐसा कर देंगे तो नियम गलत हो गया, परावर्तन का नियम ये नहीं होता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे अच्छा मेथड है, आप ऐसे समझ लो, नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि जो ये तीन लाइनें देख रहे हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इनमें से किन्हीं भी दो लाइंस के ऊपर अगर हम ऐसे चाकू रखते हैं, दो लाइंस के ऊपर अगर हम चाकू रखते हैं तो और काटना शुरू करें, तो यही चाकू इस तीसरी लाइन को भी काटती हुई चली जाएगी। ऐसा होना चाहिए। अब अगर आप अलग अलग प्लेन में रखोगे, जैसे ये ब्लैक वाला अभिलंब है और ये आपतित किरण है रेड वाली, अब अगर हमारी परावर्तित किरण ऐसे टेढ़ी हो गई, तो अब आप सोचिए कि इन्हीं भी दो को मिला के अगर चाकू रख के आप काटना शुरू करोगे तो क्या तीसरा कटेगा? नहीं कटेगा बच्चों, कट ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि वो एक ही तल में नहीं है। तो एक ही तल में बेटा होने का मतलब क्या है? एक ही तल में होने का मतलब है कि ये अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में आना चाहिए, तीनों को एक ही सरफेस में आना चाहिए। मतलब अगर इनमें से किन्हीं भी दो पर हम कोई चाकू रख के चलाएं तो उसे तीसरी लाइन को भी काटना चाहिए। ऐसा हम पीछे की तरफ इसको कर देंगे या आगे की तरफ कर देंगे, ये अलाउड नहीं है,
ये नहीं अलाउड है, ये अलाउड है। तीनों एक ही प्लेन में आना चाहिए। किन्हीं भी दो पर रखकर अगर हम चाकू या तलवार चलाते हैं तो तीसरा भी कटना चाहिए। अगर हम ऐसे रख देंगे तो दो पे रख के अगर तलवार चलाएंगे तीसरा कटेगा नहीं उससे, तो ये अलाउड नहीं है। अलाउड ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नियम बना दूसरा नियम हमारा, और ये नियम हमारा बना पहला नियम। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनसे रिलेटेड और खुद ये नियम ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आज हम एक चीज़ के बारे में और चर्चा करना चाहेंगे। ज़्यादा चीज़ें आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि फिर उससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा बड़े अच्छे से, आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप गौर से समझेंगे। तो हम अब ये समझना चाहते हैं, क्योंकि हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही सिलेबस में है हमारी, और रेगुलर रिफ्लेक्शन ही हमने स्टडी करना है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो हमने स्टडी नहीं करना। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से, और उसी का नाम हम क्या रखते हैं, मिरर रखते हैं, दर्पण रखते हैं। अब बात ये आती है कि एक्चुअली दर्पण बनते कैसे हैं। तो आप सभी के मन में तुरंत से एक सवाल आ जाता, एक जवाब आ जाता है कि दर्पण ग्लास से बनते हैं। ग्लास यानी कि कांच, ग्लास से बनते हैं। अब आप सोचिए, परावर्तन के लिए अगर आप चाहते हैं कि परावर्तन हो, उसके लिए आपकी सरफेस कैसी होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर ये एक सरफेस है तो इस पर जब लाइट पड़े, परावर्तन के लिए अच्छा है कि ये लाइट को ये वापस कर दे, यही तो आपको चाहिए। तो अब आप ये मुझे बताओ, क्या ग्लास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? क्या कांच एक परावर्तक पृष्ठ है? आंसर है नहीं है। कांच एक परावर्तक पृष्ठ हो ही नहीं सकता बेटा। आप समझ रहे हैं? फिर से सुन लीजिए, हमने परावर्तन में चाहिए कि जो सरफेस पर लाइट पड़े वो वापस लौट आए, ऐसे ना 100% लाइट वापस हो, 95% हो, 98% लाइट वापस आ जाए, 2-3% सरफेस एब्जॉर्ब कर ले तो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन लाइट पूरी वापस आ जानी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ग्लास रिफ्लेक्शन करता है? क्या ग्लास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? कांच एक परावर्तक पृष्ठ है? आंसर इज नो। ग्लास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। क्यों ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है? मैं आपको बताऊं, ग्लास में तो जब लाइट पड़ेगी कांच में अगर आपने पूरा ग्लास ले लिया, ये आपके घर की खिड़कियों में ग्लास लगा होगा, तो ग्लास जो लगा रहता है उसमें जब लाइट पड़ती है तो वो तो लाइट को पार हो जाने देता है बेटा, उसमें तो आर पार निकल जाती है लाइट। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? यानी कि ऑप्टिकली प्लेन सरफेस या मिरर कैसा होना चाहिए? मिरर को तो लाइट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो अब हमने देखा कि जो ग्लास होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि लाइट में एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास में प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो लाइट को अपने से आर पार चले जाने देता है, ये उसको वापस नहीं भेजता। तो ग्लास कभी भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बन सकती। ग्लास कभी भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं हो सकती, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होता है? ठीक है, तो ग्लास कैसी सरफेस है? ग्लास ने लाइट रे को पार हो जाने दिया, तो ग्लास में जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाती है। आपने याद है ना, 3 फेट होते हैं लाइट जब किसी सरफेस पर पड़ती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। तो ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। तो ग्लास कैसी सरफेस है? एक्चुअली जो ग्लास होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, पारदर्शक सरफेस होता है, ये लाइट को पार हो जाने देता है, ठीक है ना। तो ग्लास कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। एक चीज आप अपने मन में बसाओ। दूसरी चीज, अगर ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? कौन होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस? तो बेटा आंसर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेटल होती है। मैं आपको बता दूं, यहां मैं लिखे भी दे रहा हूं इसको एक पॉइंट बना के कि ग्लास इज नॉट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ग्लास इज नॉट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं करता, ये तो लाइट रे को अपने से आर पार चले जाने देता है। तो ये कैसी सरफेस है?
आंसर है ग्लास। ग्लास इज अ ट्रांसमिटिंग सरफेस, या आप इसका ये लिख दें ट्रांसपेरेंट सरफेस। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ट्रांसपेरेंट बेटा जिसको कहा जाता है पारदर्शक, क्योंकि आप उसके आर पार भी देख सकते हो, तो ये एक प्रकार का पारदर्शक पृष्ठ होता है ग्लास। ओके, तो अब फिर से आप बच्चों को सबको लग रहा है कि सर प्लीज़ बताइए तो फिर जल्दी से कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस फिर कौन होता है। तो आंसर है बेटा जितनी धातुएं होती हैं, मेटल्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं। मेटल्स आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस reflecting surfaces can be made by metals। मतलब परावर्तक पृष्ठों को धातुओं से बनाया जा सकता है सॉरी, धातुओं से बनाया जा सकता है, धातुओं से बनाया जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए ग्लास कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, वो लाइट को आर पार हो जाने देती है। तो फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? कैन बी मेड बाय मेटल्स, धातुओं से हम बना सकते हैं। क्यों? धातुओं में गुण होता है कि जब उन पर लाइट पड़ेगी तो वो भले थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेंगी लेकिन अपने से पार नहीं जाने देंगे। वो लाइट को क्या करेगी, जो लाइट पड़ेगी उसको ऐसा वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। समझ में आया? तो धातुओं में ये गुण होता है कि जब लाइट आएगी वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमें तो परावर्तन के लिए क्या चाहिए? हमें तो परावर्तन के लिए ऑप्टिकली प्लेन सरफेस चाहिए। तो प्लेन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस किसकी होती है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस ग्लास की होती है। जो ग्लास आप देखते हैं ना, ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है। ग्लास की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है। ग्लास की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है। आपने देखा ना, ग्लास को लीजिए कितना चिकना होता है बिल्कुल, तो उसकी सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है। और मेटल की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन होती है क्या? आंसर है मेटल की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन नहीं होती बेटा। मेटल की सरफेस यानी कि धातुओं के जो पृष्ठ होते हैं, मेटल्स की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन, मेटल की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस नहीं होती। अब देखिए कितना अजीब है। अजीब बउआ ये है कि ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है पर ग्लास की ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है। ठीक, मेटल्स परावर्तक पृष्ठ है पर इसकी सरफेस ऑप्टिकली प्लेन नहीं होती। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती आ जाती है। ग्लास रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता पर ऑप्टिकली उसकी सरफेस बड़ी प्लेन होती है। मेटल में रिफ्लेक्शन का गुण होता है, परावर्तन कर सकता है, पर उसकी सरफेस ऑप्टिकली प्लेन नहीं होती। तो अब हमारे सामने इसको अगर आपको समझना है, क्योंकि आप मेटल का कितना भी चिकना बना लो, ग्लास जैसा चिकना आप नहीं कर सकते मेटल का। ग्लास जैसा चिकना मेटल को आप नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई कि फिर हम कैसे बनाएंगे? मेटल रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस किससे बनेगी? कांच से। तो अब हम दोनों का यूज करके बनाएंगे। कुछ बातें समझ में आई प्यारे बच्चों? मेटल क्या करेगी? रिफ्लेक्शन का काम करेगी, और ग्लास की सरफेस क्या काम करेगी? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाएगी। तो ग्लास की सरफेस, ग्लास की सरफेस
ऑप्टिकली प्लेन होगी। और मेटल की सरफेस जो होगी, जो धातुओं की सरफेस होगी, मेटल सरफेस, ये कैसी होगी? ये रिफ्लेक्शन करेगी, यानी कि ये परावर्तन करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और हमें अब दोनों ही चाहिए, तो हम दोनों को मिला के फिर मिरर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, किसी भी मेटल को अगर आपको ऑप्टिकली प्लेन बनाना है तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे नेचर ने खुद बना के रखा है। क्या बना के रखा है नेचर ने? नेचर का तरीका ये है कि अगर किसी भी चीज़ को आप पिघलाइए, जैसे ग्लास है, आप ग्लास को ही पिघला दीजिए, ग्लास को ही आप पिघला दीजिए। अब पिघला के इसके बाद उसको एक बर्तन में भर के रखिए और उसको ठंडा हो जाने दीजिए। तो हमारे नेचर का एक रूल है, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्व की वजह से उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब ऊपरी हिस्से पर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक जैसे फैल जाते हैं और ऊपर की सरफेस बिल्कुल ऑप्टिकली प्लेन बन जाती है। आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा कि जब आप फ्रीजर के अंदर एक कटोरे में पानी भरकर, किसी बर्तन में पानी भरकर आप जब फ्रीजर के अंदर लगाते हैं और तो वो पहले कैसा रहता है? लिक्विड। जब वो जमता है तो बर्फ़ बन जाती है। और आपने कभी देखी है कि बर्फ़ का ऊपरी हिस्सा खुरदरा नहीं होता, बर्फ़ का ऊपरी हिस्सा कितना चिकना रहता है। तो ये है ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। और देखो, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाने का कितना बढ़िया तरीका हमारे यहाँ नेचर ने बना के रखा है कि जिसकी भी सरफेस आपको ऑप्टिकली प्लेन करनी है उसको पिघलाइए, पिघला के एक बर्तन में उसको भर दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऊपर बराबर फैला लेंगे, बराबर से सेट कर लेंगे। अगर बराबर से सेट कर लेंगे फिर वो सरफेस जो होगी वो सरफेस ऑप्टिकली प्लेन बन जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाते हैं और मेटल से रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो मिरर कैसे बनाते हैं? फिर हम मिरर हम ऐसे बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्लास की सरफेस कैसी है? ऑप्टिकली प्लेन। तो हम ग्लास लेते हैं, कांच ले लेते हैं। अब अगर केवल कांच है तो लाइट आएगी, पार हो जाएगी। इसके पीछे फिर हम क्या करते हैं? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन कौन करेगा? मेटल। तो मेटल को हम गीला करते हैं, मतलब उसको पिघला के उसका लिक्विड बना लेते हैं, जैसे सिल्वर का, चांदी का। तो चांदी को हम पिघलाते हैं, उसका लिक्विड बना देते हैं और लिक्विड बना के इसके एक साइड में इधर लगा दो या इधर साइड में उसको ऐसे ऐसे आप पुताई कर दीजिए उसकी। तो अब देखो, ग्लास की सरफेस कैसी है? ऑप्टिकली प्लेन। उस सरफेस में हमने सिल्वर की ऐसा सिल्वर का लिक्विड बनाया और लिक्विड बना के इस पर लगा दिया, इस पर ऐसे फैला दिया हमने। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि सिल्वर जो है वो जब ग्लास पर ग्लास के बराबर से फैलेगा तो इधर ग्लास की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है और उसी में सिल्वर हमने फैला दिया, तो जो सतह सिल्वर की उसके कांटेक्ट में आ जाएगी, जो हिस्सा सिल्वर का ग्लास में टच हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ग्लास ऑप्टिकली प्लेन है तो वो हिस्सा सिल्वर का भी कैसा बन जाएगा? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बन जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी मेटल को ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं पूरी डिटेल बता देता हूं आपको जल्दी से। ग्लास क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? आंसर इज नो। ग्लास परावर्तक पृष्ठ नहीं है। तो ग्लास कैसा पृष्ठ है? आंसर है ग्लास तो पारदर्शक पृष्ठ है। लाइट आएगी उसके पार निकल जाएगी, ये कभी परावर्तन नहीं कर सकता। तो फिर परावर्तन कर कौन सकता है? आंसर है मेटल कर सकती है परावर्तन। अब प्रॉब्लम ये है कि परावर्तन होने के लिए हमको ऑप्टिकली प्लेन सरफेस चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर करना है, और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाना हमको ग्लास की आता है, मेटल की तो नहीं आता। तो हमने दोनों को मिला के फिर बनाया। ठीक है, दोनों को मिलाया, ग्लास लिया, सिल्वर को हमने पिघलाया, पिघला के इसके ऊपर पुताई कर दिया। तो सिल्वर लिक्विड फॉर्म में था, जब लिक्विड हमने इसमें लगाया उसके बाद उसको सूखने दिया हमने। तो जब ये सूख जाएगा प्यारे बच्चों, तो सूखने के बाद ये ग्लास की बिल्कुल शेप ले लेगा, और ग्लास की शेप बच्चों कैसी है? ऑप्टिकली प्लेन। तो इसकी भी सरफेस कैसी हो जाएगी? ऑप्टिकली प्लेन हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा मिरर कैसा बनेगा? मिरर ऐसा बनेगा, ये मिरर ऐसा बनेगा कि इसमें ये तो सिल्वर आगे लगा हुआ है ग्लास आपका, इसमें से ग्लास हम और किसी कलर का लगा लेते हैं, जैसे हम येलो कलर का ग्लास लगा देते हैं।
ये ग्लास सरफेस है और ग्लास सरफेस के पीछे की तरफ हम क्या कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिल्वर की पॉलिश लगा दी जाती है, तो ये हम इस पर सिल्वर की पीछे पॉलिश लगा देते हैं। और पॉलिश हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह हम इतनी पतली बनाते हैं, थिन लेयर बनाने की वजह से इतना पतला था कि हमने उसका नाम पॉलिश रख दिया फिर। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ये क्या लगा है, तो बेटा ये लगा हुआ है ग्लास। ये वाइट कलर का क्या लगा हुआ है, ये लगी हुई है सिल्वर की पॉलिश, सिल्वर पॉलिश लगी है। अब अगर लाइट रे आएगी, अगर लाइट रे आएगी तो कहाँ से परिवर्तित होगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाता हूँ कहाँ से परिवर्तित होगी, परावर्तित होगी। मैं रेड कलर से लाइट बनाऊंगा, यहाँ से लाइट आएगी। सबसे पहले बच्चों उसको कौन मिलता है, सबसे पहले उसको ग्लास मिलता है। तो ग्लास परावर्तन करेगा या ग्लास अपने अंदर चले जाने देगा उसको, तो अभी उतनी देर से मैं बता रहा हूँ कि ग्लास उसको अपने अंदर चले जाने देगा। तो ग्लास में ये जो लाइट रे थी ग्लास के अंदर चली गई, लेकिन फिर बाद में इसको पीछे जाके कौन मिला, पीछे जाके इसको मिली मेटल। मेटल अब पार हो जाने देगी या मेटल रिफ्लेक्ट कर देगी, तो आंसर है मेटल पार नहीं होने देगी, क्योंकि मेटल एक परावर्तक पृष्ठ है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं है, ये पार नहीं होने देगी और ये लाइट को क्या कर देगी, वापस कर देगी ऐसे। इस तरह से जब भी लाइट इस पर पड़ेगी ग्लास को तो पार कर जाया करेगी, पर मेटल सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाया करेगी, मेटल सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, परावर्तन कहाँ से हो रहा है, इस चीज को हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें इसका ये निशान ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे 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 जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों सिल्वर की जहां पॉलिश लगी है वहां से हो रहा है। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का और मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आप देखिए, कभी आपके घर में कोई नई बाइक खरीद के आए, कोई नई चीज़ अगर खरीद के आती है, तो जो नई बाइक आती है उसका देखो जो रिम रहता है आगे पहिए का जो अगले पहिए का रिम होता है, वो रिम कैसा रहता है, वो रिम में क्या होता है कि यहाँ पर आप रिम में देखोगे अगर इसको ऐसे करके, तो वहाँ पर आपको ना एक आपको चेहरा दिख जाएगा वहाँ पर आपका। तो अगर आप बाइक, नई बाइक आई है उसका रिम देखेंगे, तो रिम में जब आप देखते हैं तो आपका चेहरा दिखता है। क्यों आपका चेहरा दिखता है, क्योंकि बाइक की रिम में जो सरफेस है ना वो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है। अब कुछ दिन के बाद उसमें एक स्पॉट आ गया, कोई दाग लग गया, कोई धब्बा लग गया। अब आपने क्या किया, आप कपड़े को लाए और कपड़े से उसको रगड़ के पोंछ दिया। अगर आपने उसको रगड़ के पोंछ दिया और फिर उसके बाद आप फेस देखें, अब आपको फेस नहीं दिखेगा उस पर। क्यों, क्योंकि पहले वो सरफेस कैसी थी, ऑप्टिकली प्लेन। उसके बाद जब उसमें स्पॉट पड़ा, फिर आप एक कपड़ा लाके उसको रगड़ के साफ कर दिया। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस इतनी ऐसी सरफेस होती है कि अगर उसमें किसी कपड़े से भी लगा के साफ कर दिया जाए ना, तो उस कपड़े के भी निशान उसमें आ जाते हैं। और एक बार उसमें कपड़े के निशान आ गए, फिर वो सरफेस आप कितनी भी साफ कर लो, आप उसे ऑप्टिकली प्लेन नहीं बना सकते। तो ये हमारा तरीका होता है सरफेस को ऑप्टिकली प्लेन बनाने का। ठीक, ग्लास ले लो, ग्लास की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है, उसके ऊपर सिल्वर को लिक्विड बनाओ और लिक्विड बना के उसके ऊपर फैला दो। लिक्विड क्या करता है, अपने आप अपनी सरफेस कैसी बना लेता है, ऑप्टिकली प्लेन, जैसे हमने बर्फ का एग्जांपल आपको दिया। तो इसकी सरफेस अब ऑप्टिकली प्लेन हो जाती है और हर लाइट रे लगातार कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, जहाँ सिल्वर की पॉलिश लगी होती है वहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आती रहती है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज आपने क्या क्या देखा, आज आपने सबसे पहले देखा प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन हम पिछली क्लास में देख चुके थे, आज आपने परावर्तन के नियम देखे। दो नियम है, एक तो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, एंगल आर, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एंड आई होप कि तीनों एक ही तल में हैं। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि अगर किन्हीं दो पे हम रख के ऐसा चाकू चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, तो तीसरी को भी कटना चाहिए। और अगर ये ऐसे टेढ़ी हो गई तो दो पे रख के चाकू चलाएंगे पर तीसरी नहीं कट पाएगी, ये कटना चाहिए। इसको ऐसे होना चाहिए कि नहीं, दो पे रख के जब चाकू चलाए तो तीसरे को भी बीच से कट जाना चाहिए उसको। ये एक ही तल में होते हैं, इसका मतलब है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आपको बताया कि ग्लास
परावर्तक पृष्ठ नहीं होता क्योंकि वो लाइट को अपने अंदर से चले जाने देता है। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी मेड बाय मेटल्स। तो अगर ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी बनेगी? धातुओं की बनेगी। अच्छा, कैसे बनेगी? परावर्तक पृष्ठों को धातुओं से बनाया जा सकता है। ठीक, कैसे बनेगी? ग्लास की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन होती है, मेटल की ऑप्टिकली प्लेन नहीं होती, पर मेटल की परावर्तन करती है, ग्लास की परावर्तन नहीं कर सकती। और हमको तो दोनों चीजें चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन भी हो और परावर्तन भी करे, इसलिए हम ग्लास भी यूज करते हैं और मेटल भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि पहले हम ग्लास ले लेते हैं और ग्लास के पीछे सिल्वर को या और किसी धातु का पिघला के उसके ऊपर डाल देते हैं। पिघला के उसके ऊपर डाल दोगे, उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप ऐसे सेट हो जाएंगे कि वो सरफेस ऑप्टिकली प्लेन बन ही जाएगी, क्योंकि कांच की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है। तो ऐसा हो जाता है और इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। और आजकल तो हम लोग ये वाले मिरर भी यूज नहीं करते हैं, ये वाले मिरर भी नहीं यूज किया जाते। आप भले अपने घरों में ये वाले मिरर यूज करते हैं, लेकिन बाकी कहीं पर भी देखिए आजकल ये वाले मिरर नहीं चलते, सीधे सीधे क्रोमियम की पॉलिश वाले मिरर चलते हैं। आप देखिए बाइक की हेडलाइट, आप देखिए कार की हेडलाइट, देखिए कभी भी हेडलाइट में झांक के देखिए आप, अंदर कोई मिरर नहीं लगा रहता, अंदर में से प्लेट्स लगी रहती हैं उसमें, और उसमें क्रोमियम की या सिल्वर की पॉलिश करी हुई होती है। तो अब तो ये वाले भी नहीं चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर रहेगा उस पर, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर रहेगा। और सिल्वर को हम कैसा बना लेते हैं? ऑप्टिकली प्लेन। पिघला के उसको छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, उसके सरफेस अपने आप ऑप्टिकली प्लेन बन जाएगी। तो आप बाइक के हेडलाइट में देखिए, आप कार के हेडलाइट में देखिए, इन सब जगहों पर अब हम ये वाले मिरर नहीं यूज करते हैं, अब हम क्रोमियम पॉलिश वाले मिरर यूज करते हैं। ये वाले मिरर अभी भी यूज होते हैं, घरों में हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मिरर बनाया जाता है। आई होप कि आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज चलते चलते मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं, ग्लास, ध्यान से सुनिएगा, ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है पर ऑप्टिकली प्लेन होती है। क्लियर? मेटल की बात करें, मेटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पर ऑप्टिकली प्लेन नहीं होता। हमको क्या चाहिए? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ऑप्टिकली प्लेन सरफेस भी चाहिए और रिफ्लेक्शन भी चाहिए। इसलिए हम किसी एक को यूज करके मिरर नहीं बना सकते, ना ग्लास को ना मेटल को, आपको दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। इसलिए दोनों चीज़ों को यूज़ करके मिरर बनाते हैं। ओके, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आज आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। आगे हम और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, इस लेसन से रिलेटेड, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज की फिजिक्स में हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।